हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग NTE UGC नेट एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं, जो आपका दिसंबर में अब होगा। अभी फ़िलहाल ही जून वाला अटैम्प्ट हुआ था, तो जो लोग अब दिसंबर वाले एग्ज़ाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से उनको अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहिए, तो उन सभी लोगों के लिए। और दूसरा, जो लोग जून वाला अटैम्प्ट दे चुके हैं और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई और उनका इस बार नेट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, या फिर जिनका नेट क्वालिफाई हो जाएगा उनका JRF नहीं हो पाएगा, JRF नहीं हो पा रहा है, तो उन सभी लोगों के लिए आज का ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखकर आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओ। जो UGC नेट एग्ज़ाम है, ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट करता है नेशनल लेवल पर, आपके सब्जेक्ट एरिया से रिलेटेड। आपके यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग को जज किया जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को देखा जाता है कि आप किस तरह से डिसीजन लेते हो, आप चीज़ों को एनालाइज कैसे करते हो। तो ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि UPSC लेवल का है। अगर आप एक सही स्ट्रेटजी से काम करके इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपका 100% ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखकर आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर जो लोग पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको कौन कौन सी बातें हैं जिनको अभी भी ध्यान देना चाहिए ताकि आगे उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो, जो लोग पहली बार एग्ज़ाम को देना चाहते हैं उनको बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिलेबस को डाउनलोड करना है। सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड करके आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि PDF फॉर्म में, आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए सिलेबस की। उस सिलेबस को आपको अच्छे से एनालाइज करना है, कौन कौन सी यूनिट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं सिलेबस में, उन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से एनालाइज करना है। उसके साथ साथ इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 1 में, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 2 में, पूरा जो एग्ज़ाम पैटर्न है, निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, कितने नंबर का होता है पूरा क्वेश्चन पेपर, और कितना टाइम दिया जाता है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ UGC नेट एग्ज़ाम के बारे में, पूरी डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने सिलेबस डाउनलोड किया, उसको एनालाइज़ किया, देखा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा, उस सिलेबस को आपको एनालाइज़ कैसे करना है कि आपको ये देखना है कौन कौन से टॉपिक से आप फैमिलियर हो, कौन कौन से ऐसी यूनिट्स हैं जिनके बारे में आप पहले से जानते हो या जो आपको लगता है कि ये ईजी है, आप आसानी से कर लोगे। तो एक लिस्ट तो आपको बनानी है उन यूनिट्स की जो आपको लगता है कि ये ईजी हैं। दूसरी लिस्ट क्या बनानी है, जो टफ़ टॉपिक्स हैं, जो टफ़ यूनिट्स हैं पूरे सिलेबस में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात कर रही हूँ मैं। तो आप ईजी यूनिट्स और टफ़ यूनिट्स, ये सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, एक लिस्ट बना ली आपने ईजी की, एक लिस्ट बना ली आपने टफ़ टॉपिक्स या टफ़ यूनिट्स की। जब आपने इस सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल यानी कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है, एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो आपको सूट करे। जैसे आप अगर जॉब करते हो तो आप सुबह का तो टाइम टेबल बना नहीं सकते, तो आप शाम का बना सकते हो। और अगर आप शाम का आपकी जॉब वगैरह नहीं है तो आप सुबह 9 बजे से या सुबह 5 बजे से अपना टाइम टेबल जो भी आपको सूट करे, ठीक है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, आप उस तरह से अपना टाइम टेबल बनाइए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप हर यूनिट को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को सही टाइम दे सको। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस वक्त टाइम मिलता है और आप किस टाइम अपनी पढ़ाई को, कौन सा टाइम आप दे सकते हो। तो एक आइडियल टाइम टेबल आपको डिसाइड करना है, किस वक्त पढ़ना है आपको, कितने घंटे पढ़ना है, आप कितने घंटे दे सकते हो, ये आपको खुद देखना है अपने अकॉर्डिंग। जब आपने एक स्ट्रैटेजी बना ली, आपने एक टाइम टेबल बना लिया, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस तरह से करना है, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे कि सबसे जो इजी यूनिट है पूरे सिलेबस की, उससे आपको स्टार्ट करना है। जो सबसे इजी यूनिट है उससे आपको स्टार्ट करना है। जो पेपर 1 की सबसे इजी यूनिट है, पेपर 1 को उससे स्टार्ट कीजिए। पेपर 2 की जो सबसे इजी यूनिट आपको लगती है, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन है, एजुकेशन जो
आपका पेपर 2 एजुकेशन है, उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ईजी लगती है कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ को टीचर एजुकेशन ईजी लगता है। तो जो भी आपको ईजी लगे उससे स्टार्ट कीजिए और खुद से आपको नोट्स बनाने हैं। सबसे मेन थिंग कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, खुद से आपको नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने PDF डाउनलोड्स कर ली, ऑनलाइन क्लासेस ली और PDF डाउनलोड्स कर ली, उससे आप पढ़ रहे हो। नहीं, आपको ये खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, आपको खुद से नोट्स बनाने हैं। और नोट्स किस तरीके से बनाने हैं कि देखो, आपको इस चीज़ पर फोकस नहीं करना है कि मुझे अपना 100% सिलेबस ही कवर करना है। 100% सिलेबस कोई कवर नहीं कर पाता है। आप फोकस कीजिए कि 80 to 85% सिलेबस मुझे ऐसा कवर करना है कि जिसमें कोई चीज़ छूटे ही नहीं। पूरे सिलेबस के सारे मेन पॉइंट्स, सारी चीज़ें मुझे अच्छे से कवर करनी है। बट अगर 100% नहीं भी हो पा रहा है तो 80 to 85% भी अगर आप सिलेबस कर रहे हो तो वो आपको अपना 100% देकर कवर करना है। 100% सिलेबस कवर हो या ना हो, बट जितना भी आप पढ़ रहे हो, जितना भी आप नोट्स बना रहे हो, जो कुछ भी आप लर्न कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, वो ऐसे कीजिए कि उसमें अपना 100% देकर कीजिए, कहीं भी किसी तरह की कोई कमी ना रहे, ठीक है। और सबसे पहली चीज़, किसी भी यूनिट को पढ़ते वक्त आपको सबसे मेन जो फोकस करना है वो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी पर फोकस करना है। हर एक कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन सुनने में बहुत ऐसा लगता है कि बहुत आसान है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है और स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, बट इसको डीपली स्टडी करना होगा। वहाँ पर आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। BEd या CTET लेवल का आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वहाँ आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को जज किया जाता है, देखा जाता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर कितनी है, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है, आप चीज़ों को एनालाइज कैसे करते हो। तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद जब आप, जैसे आपने एक यूनिट पढ़ लिया, सबसे इजी यूनिट से आपने स्टार्ट किया, उसको आपने कवर कर लिया, उसके बाद आपको उस यूनिट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि आपके क्वेश्चन सही होंगे। और एक गलती कभी भी मत करना आप लोग, अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट की है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनसे स्टार्ट कीजिए, उनको करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपने 10-12 साल के अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। आपको पहले पढ़ना है कॉन्सेप्ट को और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जैसे आपने एक यूनिट कवर की, उससे रिलेटेड फिर आप PYQ प्रैक्टिस कीजिए। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। क्या होगा उससे, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके क्वेश्चन सही होंगे। दूसरी चीज़, आपका रिवीजन भी होगा। आपने कोई चीज़ पढ़ी और उसके बाद आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो चीज़ आपके सामने दोबारा आ रही है। अगर आप कहीं भूल रहे हो तो आप दोबारा से जाकर पढ़िए उस चीज़ को, उस टॉपिक को। तो PYQ प्रैक्टिस करने से आपका एक तरीके से रिवीजन भी होता है और आपको ये भी पता चलता है कि क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं, किस टॉपिक से किस पर्टिकुलर तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इस यूनिट को कवर करने के बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया उस यूनिट से रिलेटेड। देन आप क्या करोगे, रिवीजन, जो कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होता है रिवीजन। तो रिवीजन आपको प्रॉपरली करना है और लगातार करना है। रिवीजन कैसे करना है, जैसे आप अपने तरीके से कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आज पढ़ते तो बहुत हैं, बट पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं बट रिवीजन बहुत कम करते हैं। आप जितना पढ़ रहे हो उतना आपको रिवाइज भी करना है। जैसे आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आपको अगले दिन पहले उसको एक बार रिवाइज करना है, उसको एक बार गो थ्रू करने के बाद आप अगले टॉपिक पर जाइए। तो रिवाइज कीजिए आप ठीक से। ऐसे भी कर सकते हो कि एक यूनिट आपने कवर कर ली और उसके PYQ प्रैक्टिस कर रहे हो और उस वक्त भी आप अपना यूनिट को कवर करने के बाद पहले आप रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। कैसे भी कीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आप जल्दी भूल जाते हो चीज़ों को तो आपको डेली बेसिस पर रिवीजन करना है। अगर आपको याद रहता है तो आप एक वीक में एक बार रिवाइज कर सकते हो। जिस पूरे वीक आपने जो भी पढ़ा वो आप संडे में रिवाइज कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एक पूरी यूनिट कवर करने के बाद फिर उसको आप रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपको बेटर लगे कीजिए, रिवीजन आपको लगातार करना है, ओके। क्योंकि रिवीजन के बगैर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे का पढ़ते जाते हैं पीछे का भूलते चले जाते हैं, ओके। अगला पॉइंट है हमारा कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों को ही
बराबर टाइम देना है। अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस ज़्यादा है, पेपर 1 का कम है, तो स्टूडेंट्स ये करते हैं कि पेपर 1 को या तो बिल्कुल ही टाइम नहीं देते हैं, 1 घंटा 2 घंटा दे दिया, और पेपर 2 को ज़्यादा देते हैं। बट मैं आपको बोलूँगी कि आप पेपर 1 को भी इतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितनी आप पेपर 2 को देते हो, बिकॉज आपका पेपर 1 बहुत स्कोरिंग होता है, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, और आपका पेपर 1 का स्कोर ही डिसाइड करता है कि आपका JRF क्वालिफाई होगा या नहीं। तो कुछ लोगों को लगता है कि हमें मैथ थोड़ी बहुत आती है, हायर एजुकेशन के बारे में हम जानते हैं, ICT के जो बेसिक्स है वो हमें आता है, तो हमें पेपर 1 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारे 20-22 मार्क्स आ ही जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। आजकल पेपर 1 ही ज़्यादा टफ दे रहा है NTA। पेपर 2 अगर आपका ठीक हो भी गया, 60 to 65 क्वेश्चंस आ भी गए, और पेपर 1 में आपके अगर 20 मार्क्स भी नहीं आए, तो क्या फ़ायदा फिर इतनी मेहनत करने का। ठीक है, एग्ज़ाम तो क्वालिफाई होगा नहीं। अगर मुश्किल से नेट हो भी गया तो JRF नहीं होगा, जो लोग JRF करना चाहते हैं उनका रह जाएगा। इसीलिए पेपर 1 को भी आपको पूरा टाइम देना है, और पेपर 2 को भी। अगर आप 3 घंटे पेपर 2 को दे रहे हो तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे आप पेपर 1 को दीजिए। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को टाइम देना है, आपको दोनों की इंपॉर्टेंस को समझना है। अब सारी चीज़ करने के बाद जब आपने अच्छे से पढ़ लिया, एक एक यूनिट को कवर कर लिया, उसके PYQ प्रैक्टिस कर लिए, रिवीजन भी आप अच्छे से कर रहे हो, पेपर 1 और पेपर 2 को भी टाइम आप ठीक से दे रहे हो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने 70 to 80% सिलेबस आपका कवर हो गया है, तब आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। ऐसा भी कर सकते हो, कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको लगता है कि मॉक टेस्ट साथ में प्रैक्टिस करना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो, साथ में भी आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आप लोग अपना सिलेबस को 70 to 80% कवर करने के बाद मॉक टेस्ट देते हो, तो एक तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और आपको जो है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, और आपके सामने अगर कोई नई चीज़ आती है तो आपको पता होगा कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं, ये तो नया पॉइंट है। तो मॉक टेस्ट इस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए कि सबसे पहले तो देखो, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने का या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। करना क्या है आपको, जैसे आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो चारों ऑप्शन हैं, आपको उन चारों ऑप्शन को अच्छे से कवर करना है। आपको उन चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपको सही आंसर अगर पता है, उसके साथ साथ आपको बाकी के जो 3 गलत ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मॉक टेस्ट इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज़, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हुए आपके सामने बहुत सारे नए टॉपिक्स आएंगे, बिकॉज आउट ऑफ द सिलेबस भी बहुत सारी चीज़ें NTA पूछता है, तो ये ज़रूरी है कि आपके सामने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हुए कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नया कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो भी आपको नए टॉपिक्स दिखाई देते हैं, उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की आप एक लिस्ट बना लीजिए। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हुए आपके सामने जो भी नया टॉपिक आता है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, जितने भी आते हैं, और उसको फिर बाद में कवर कीजिए। बिकॉज आपके सिलेबस से हट के भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं दी गई हैं, बट उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको उन सारे ही टॉपिक्स की लिस्ट बना लेनी है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देखते हो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हुए। ओके, देन आपको क्या करना है, सारी चीज़ आपको कर ली आपने, मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चलता है कि कहाँ आपका स्कोर कम हो रहा है और कहाँ आपका स्कोर ठीक हो रहा है। जैसे कि आपका रिसर्च और फिलॉसफी में आपका स्कोर डाउन जा रहा है, बाकी की जो यूनिट्स हैं उसमें आप अच्छा स्कोर कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने से आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का भी पता चलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक स्टूडेंट को अगर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता है तो वो उस पर काम कर सकता है, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकता है। तो जब आपने सब कुछ करने के बाद आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलेगा। आप जानिए कि आप किस टॉपिक्स में, किन यूनिट्स में आप अच्छा कर रहे हो, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। जिन यूनिट्स में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आपको उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को जानना है, उन पर काम करना है। ठीक है, लास्ट चीज़ क्या होती है, लास्ट चीज़ ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। एग्ज़ाम जब आने वाला होता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अच्छा उसका इतना सिलेबस कवर हो गया, मेरा तो इतना हुआ भी नहीं, और एग्ज़ाम आने वाला है, हाइपर हो जाते हैं वो। बातचीत, मैं बोलती हूँ आप बातचीत मत कीजिए अपने दोस्तों से इस तरह की, तेरा कितना सिलेबस कवर हो गया, अरे यार मेरा तो ये हुआ भी नहीं, अरे एग्ज़ाम आने वाला है, मुझसे तो ये भी नहीं हो पाया, कैसे होगा। इस तरह की बातचीत, इस तरह की कन्वर्सेशन से खुद को थोड़ा दूर रखिए। क्या करना है आपको, अपना 100% देकर अपनी तैयारी करनी है, कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, आपको खुद के साथ जंग लड़नी है। आपको ये सोचना है मुझे खुद से जीतना है, मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है।
दूसरे लोग भी मेरी ही तरह हैं, उनका भी एक दिमाग है, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं। जब वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता या मैं क्यों नहीं कर सकती। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, आपने मेहनत की है, एक स्ट्रैटेजी से काम किया है, अपने ऊपर भरोसा रखकर काम कीजिए, ठीक है। एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जो सबसे मेन होता है वो ये होता है कि एक तो आप रिवीजन प्रॉपरली करो, टाइम टेबल आपका ठीक से बना हुआ होना चाहिए, और दूसरा आप ये सोचिए यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना है और उसके बाद अपनी तैयारी करनी है। अब ये सब करने के बाद टाइम आता है एग्ज़ाम देने का। एग्ज़ाम हॉल में अब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, एक सही स्ट्रैटेजी से तैयारी करते हैं, सब कुछ अच्छा होता है और वो बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम देने जाते हैं, बट एग्ज़ाम हॉल में जाके उनको सब गलत हो जाता है। जो सही क्वेश्चन होना होता है वो भी गलत हो जाता है। उस वक्त आपको देखो, एक तो सबसे पहले अपने स्ट्रेस को बिल्कुल दूर रखना है, बिल्कुल हाइपर नहीं होना है, अपने अंदर बिल्कुल टेंशन नहीं लाने देना है, टेंशन मत लाइए, ठीक है। आप और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप क्या होता है कि कोई जैसे डीआई का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो पेपर 1 का, तो वो क्वेश्चन आपको लगता है मुझे आता है और आप कर सकते हो, बट आपका आंसर सही नहीं आ पा रहा, तो आप उसको कई बार क्या ले लेते हो, ईगो पे ले लेते हो। आपको लगता है नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मुझे पता है इसका आंसर और मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे आता है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पे नहीं लेना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कीजिए और आप अगले क्वेश्चन पर मूव कीजिए। अगला क्वेश्चन अगर आपको आता है तो ठीक है, और अगर आपको वो टफ लगता है तो उसको स्किप करके आगे बढ़िए। जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए, जो आपको लगता है कि टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं उनको आप छोड़ दीजिए बाद के लिए। तो इससे क्या होगा कि टफ क्वेश्चन आपका ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो उसके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो आगे इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी आप गलत कर दो जल्दबाजी में जब टाइम कम रह जाए। तो आप जो टफ क्वेश्चन है, जो आपको लगता है कि टाइम टेकिंग है, उसको आप छोड़ दीजिए और आगे के क्वेश्चन पर मूव कर दीजिए, आगे के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और लास्ट में जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं आपके पास इतना टाइम बच जाएगा कि आप उनको अच्छे से देखकर और उसको सॉल्व कर सको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, क्वेश्चंस को ईगो पर नहीं लेना है, और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एक टफ क्वेश्चन पर ही रुक कर नहीं बैठ जाना है, आगे क्वेश्चन पर मूव कर लीजिए और लास्ट में आप अपने जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं उनको कीजिए, ओके। और दूसरी चीज़, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में आंसर कर दिया और बाद में वो सोचते हैं नहीं उसका गलत लगाया था, मैंने उसका चेंज करना चाहिए। ऐसी अगर बार बार आप अगर अपने क्वेश्चन के आंसर को चेंज करते हो तो उसके गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप एक ही बार ठीक से एनालाइज कीजिए क्वेश्चन को और अपना 100% देकर उसका सही आंसर लगाइए। उसको बार बार आंसर को आपको चेंज नहीं करना है, वरना आपका क्वेश्चन अगर आपने सही आंसर भी लगाया तो वो आपका बाद में आप गलत कर दोगे। तो बार बार आंसर को चेंज नहीं करना है और सही तरीके से अपने माइंड को स्टेबल रखते हुए काम करना है। आपको ये सोचना है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी स्ट्रेस लिया, मैं थोड़ा सा भी अगर मैंने घबराया, तो मेरा जो भी मैंने मेहनत की है, जो भी मैंने इतने दिन से इतनी स्ट्रेटजी बनाई, इतना कुछ किया, वो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल माइंड पर प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर फ्री होकर आपको काम करना है। अगर इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखकर काम करते हो तो आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त रिलैक्स हैं कि अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम में, आपको पता भी नहीं चलेगा और टाइम छू हो जाएगा, क्योंकि 1 महीना कैसे गुजर जाता है आपको पता ही नहीं चलता। आप जो स्ट्रेटजी बनाओगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, टाइम टेबल कभी फॉलो हो ही नहीं पाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि आप प्रॉपर जो टाइम आपने डिसाइड किया है उसी पर काम कर पाओ। बहुत सारी फैमिली कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से अगर हमने 5 डेज़ डिसाइड किए हैं किसी एक यूनिट के लिए कि 5 डेज़ में हमें ये यूनिट कवर करनी है, तो वो नहीं हो पाती, उसमें 7 to 8 डेज़ चले जाते हैं। इसलिए आपको ये सोच कर नहीं बैठना है कि अभी 3 to 4 मंथ हैं, आपके पास टाइम बहुत कम है। आप खुद एनालाइज कीजिए पूरे सिलेबस को, और जब आप डिवाइड करोगे ना कि इस यूनिट को मुझे इतना टाइम देना है, इस यूनिट को इतने दिन देने हैं, आपको खुद पता चलेगा कि टाइम पूरा ख़त्म हो जाएगा। 4 महीने भी आपको कम लगेंगे, क्योंकि पहले आपको पढ़ाई करनी है, पहले आपको सिलेबस को कवर करना है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, फिर आपको 2 से 3 बार रिवाइज भी करना है एग्जाम से पहले। उन सारी चीज़ों के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, इसलिए आप लोग ये सोच कर ना बैठें कि अभी बहुत टाइम है और हमारा हो जाएगा, ओके। इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है और एक स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको ये आज का सेशन थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।